बच्चों लोग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पर फिलहाल जो है यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़ लिया है और हम लोग ने यूनिट एंड डायमेंशन का क्या पढ़ा बताओ? डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, इंटीग्रेशन भी पढ़ लिया ना, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ ली है, तो वो आप लोग को नए बच्चों को आज बात पढ़ाएंगे। तो हम लोग ने जो ऊपर भी पढ़ा है यहाँ पे उसमें से बहुत सारी मैथमेटिक्स पढ़ी है जो कि क्लास 11 की फिजिक्सली जरूरी है, ठीक है। उनमें से एक जो कुछ मैथमेटिक्स ऐसी है विच इज इम्पॉर्टेंट और मस्ट फॉर लर्निंग अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स ऑफ द क्लास में, तो उनमें से एक है वेक्टर एरिया का, तो वेक्टर के बारे में लोग पढ़ने। तो ये कोई नया वर्ड नहीं है, सब लोग जानते हैं ना, थोड़ा बहुत सबने सुना होगा ना कि दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, एक को हम बोलते हैं स्केलर्स और दूसरे को कहते हैं वेक्टर्स। मालूम है ना आपको? बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, इम्पल्स, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सटेंशन एंड मेनी। तो ये सब क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज है और फिजिक्स उनको पढ़ना है। और जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है, उनकी जो मैथमेटिक्स होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है स्केलर से, समझ गए? मतलब उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिफरेंट होता है। आप जितनी मैथमेटिक्स आप लोग जानते हो वो सब स्केलर की मैथमेटिक्स, और वेक्टर्स का एरिया थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैं आपको बताऊं, अगर किसी से मैं कहूं कि 4 + 3 कितना होता है तो आप बोलोगे 7, इसमें कोई बात ही नहीं है। तो दुनिया के किसी भी आदमी से बोलोगे 4 + 3 कितना होता है, वो फट से बोलेगा 7। उसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, प्राइमरी को बच्चा बता सकता है 4 + 3 7 ना, ठीक है। स्केलर्स में 4 + 3 हमेशा 7 होता है, पर वेक्टर्स में हमेशा वेक्टर 4 + वेक्टर 3 कितना 7 होगा कुछ कह नहीं सकते, मे और मे नॉट। मैं आपको चुनाव और समझा और डिस्क्राइब बता रहा हूं। अगर मैं कहूं कि 4 kg मास का स्केलर होता है प्लस 3 kg, ये हमेशा 7 kg होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है किसी को, समझे कि नहीं? अगर मैं कहूं कि 4 सेकंड प्लस 3 सेकंड कितना होगा तो आप बोलोगे 7 सेकंड। और आपको ध्यान रखना है कि कोई बॉडी है और किसी बॉडी पर आपने 2 फोर्स लगा दिए, एक 4 न्यूटन का फोर्स लगाया है और एक 3 न्यूटन का फोर्स लगाया है। कितना लगाया था? 3 न्यूटन का फोर्स लगाया इसी बॉडी पर, उसको चलाने के लिए। क्या इनका सम 7 न्यूटन है? अगर किसी बॉडी पर हमने 2 फोर्स लगाए, एक 4 न्यूटन का और एक 3 न्यूटन का है, तो क्या इनका सम 7 न्यूटन होगा? आंसर है कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो वेक्टर्स का जो एल्जेब्रा है, वेक्टर की जो मैथमेटिक्स है, उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन वो थोड़ा डिफरेंट होता है। डिफिकल्ट नहीं है, डिफरेंट होता है, पर क्योंकि नया है तो आपको समझना पड़ेगा, तो इसीलिए आपको वेक्टर के बारे में बताया जा रहा है। वेक्टर क्यों पढ़ते हैं हम लोग? मैं रिपीट करता हूँ, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज है ना। तो अब जब हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा, तो वो तो अपने वेक्टर की तरह बिहेव करेगा क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब आपको फोर्स के बारे में पढ़ना है तो उसको वेक्टर की तरह ट्रीट करना पड़ेगा आपको, उसका सम एडिशन जो है वो वेक्टर की तरह होगा, जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो इसलिए हम उनको वेक्टर्स के बारे में बता दें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान, वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट अगर हम करेंगे तो आपने सबने शायद सुना हो, छोटी मोटी क्लास में इतना तो बता दिया होगा, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब वैल्यू होती है 5 10 6 ऐसा ना, जिनको कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, तो उसको स्केलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग स्केलर्स बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे बोल दिया हमने कि किसी बॉडी का मास 4 kg है, बात खत्म हो गई, उसमें अब कुछ बताने के लिए रहा नहीं, हमने कंप्लीटली उसको एक्सप्रेस कर दिया ना कि मास ऑफ द बॉडी इज 4 kg, ये पूरी इंफॉर्मेशन आ गई इसमें, राइट। लेकिन अगर हम ये कहें कि फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, तो ये आधी जानकारी, आधी इंफॉर्मेशन है। हम बोलेंगे भैया किस डायरेक्शन में फोर्स लगाई ये तो बताओ, तो जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि हमने किसी बॉडी में 4 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया, टुवर्ड्स नॉर्थ या टुवर्ड्स साउथ, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, तब तक इसके बारे में हमने पूरी जानकारी नहीं दी, हमको आधी अधूरी जानकारी मिली है।
और हम उसके आगे कोई कंक्लूजन निकाल नहीं पाएंगे, तो हमको बताना पड़ेगा कि फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ, अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। तब आप उसके आगे कुछ हम आगे कर पाएंगे, उसके बारे में कुछ हमारे दिमाग में कुछ आ पाएगा या कोई कंक्लूजन निकल पाएगा। तो बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए उसकी वैल्यू, उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। ऐसे क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। बाद में लोग पढ़ेंगे कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें डायरेक्शंस होती हैं, फिर भी उनको वेक्टर नहीं कहते हैं, उनको टेंसर बोलते हैं, TENSOR। वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे ना। तो हम लोग बहुत आराम से डिसाइड करना, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर एनालिसिस। बेटा वेक्टर एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि यहाँ स्केलर देखो, एक छोटी छोटी दूरी डेफिनेशन। स्केलर, स्केलर्स और स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर और स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर और स्केलर क्वांटिटीज की डेफिनेशन। स्केलर और स्केलर क्वांटिटीज, तो इसकी डेफिनेशन ये स्केलर क्वांटिटी डेफिनेशन है, सम क्वांटिटीज एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी, सम क्वांटिटीज, some quantity require magnitude only for their complete representation. Okay, they are called scalar quantities or scalars. Scalar भी बोल सकते हैं, scalar quantities। और ये एग्जांपल्स देना बहुत आसान है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स है, स्केल्स के एग्जांपल है भैया, मास इसका एग्जांपल, ठीक है, टाइम इसका एग्जांपल है, लेंथ भी है टाइम के एग्जांपल, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं भैया, डिस्टेंस इसका एग्जांपल है। कभी सुना आपने जो डिस्टेंस स्केलर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, हाँ सुना होगा ना, ज्यादा नहीं पढ़ा होगा। तो स्पीड स्केलर होती है, वेलोसिटी वेक्टर है, ऐसा थोड़ा बहुत सुना होगा शायद। डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, ठीक है, ये सब स्केलर क्वांटिटीज है। डेंसिटी सुना है, डेंसिटी इसके एग्जांपल है, और बहुत सारे एक्सेट्रा मेनी ठीक है। और जो दूसरी क्वांटिटीज होती है उसको कहते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज। तो लिखो नंबर, इसको तो लिख लेते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। नेक्स्ट हेडिंग इज वेक्टर, सेकंड वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन है कि ऐसे लिखिए थोड़ा नीचे, वेक्टर क्वांटिटी रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज रिक्वायर, लिखते जाइए इसे, रिक्वायर मैग्नीट्यूड, रिक्वायर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन for their for their complete representation, complete representation। ठीक है बच्चे लोग, representation complete। और उनके एग्जाम्पल के कौन से भैया, तो वेक्टर्स के कई एग्जाम्पल, तो वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल हम देखेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट, है ना, अरे करंट पे मत जाओ भैया, वो क्लास में पढ़ेंगे ज़्यादा। अब सिंपल अपना डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ठीक है, नाम सुने सकते, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो उसके बाद फोर्स, प्रेशर, एक्सेट्रा, बस जाना। ये वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है।
अब क्या करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो बताओ। तो अब देखो थोड़ा थोड़ा सीखना है आपको, बहुत आराम से खुद पढ़ेंगे जल्दबाजी करते हैं बिल्कुल। तो वेक्टर क्वांटिटी को क्या करते हैं हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। पहले तो मैं डायरेक्शन के बारे में बताता हूँ, हो गया सुना? देखो वीडियो आप लोगों ने ऐसे देखा होगा, पहले डायरेक्शन पढ़ देखो, कभी अगर ऐसे डायरेक्शन बनानी होगी तो हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं नॉर्थ, उसको लिखते हैं साउथ, और इसको लिखते हैं ईस्ट, इसको देखा कि नहीं? अब सवाल है कि अगर इसको नॉर्थ बना दिया तो अपवर्ड्स डायरेक्शन कहाँ कैसे बनाएंगे? अरे उसकी तो जगह नहीं बची, अपवर्ड्स भी ऐसे होता है ना। अच्छा आप ये जानते हैं बच्चे लोग कि जैसे ये एक्स एक्सिस है ना, और ये क्या है अपना वाई एक्सिस, तो जेड एक्सिस ऐसा होता है मालूम है कि सुना है कभी? गर्ल्स जेड एक्सिस ऐसे देखो होता मालूम है? 3 एक्सिस होते हैं ना, एक्स वाई जेड एक्सिस, और भी म्यूजिकल, लेकिन आप जानते हो जेड एक्सिस ऐसे बनाते हैं हम लोग। एक्चुअली ऐसा है नहीं है, पर बनाया ऐसे जाता ना। देखो भाई आप जैसे एक क्यूबॉइड बनाओ, एक क्यूबॉइड बनाया है ना, ठीक है, एक बॉक्स है आपके घर में, तो ये जो लाइन दिख रही है ना, ये वाली जो साइड दिख रही है एक्चुअली इधर होती ना। अरे क्यूबॉइड का एक ये सब कुछ बाकी वाला सर्कल बाहर आ जाएगा ना, साइड में अब जानते हो ये 90 डिग्री दिख नहीं रहा, लेकिन 90 डिग्री नहीं है ये, क्योंकि जेड एक्सिस एक्चुअली ऐसा है, समझते हैं आप कि नहीं? पक्का ना? हाँ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी ना, तो आपको ध्यान रखना कि लोग कैसे बना देते हैं। जैसे मान लो अप एंड डाउन भी बनाना हो ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको कैसे डायरेक्शन बनाते हैं, ये ईस्ट वेस्ट होगी, तो ये ईस्ट ठीक है, और ये हो जाता है आपका डायरेक्शन ऐसा, ये नॉर्थ इसको बोल देते हैं और साउथ इसको बोल देते हैं, मतलब कि नॉर्थ ऐसा, जैसे कि हॉरिजॉन्टल इंडिया का एक मैप रखा होगा ना, तो बोले नॉर्थ कश्मीर नॉर्थ में ना, तो ये ऐसा है ना, और ये चेन्नई ये श्रीलंका साउथ में ऐसा ना, फिर अपन बोलते हैं ये अप, ये अप ठीक है, और ये ठीक है या ऐसे अगर जरूरत पड़ी डायरेक्शंस की। वेल अभी मैं बताता हूँ कि हम किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सिंपल सी बात ना, हमको कोई भी ना एक डिस्प्लेसमेंट शो करना है। हमने आपसे कहा कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ड्रॉ ए डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 मीटर इन योर पॉकेट टुवर्ड्स नॉर्थ, ये मैं कहा भी आपको बना है। तो आप सब बच्चे लोग जानते हो, मेरे ख्याल से आपको मालूम है चाहिए कि 5 मीटर की लाइन आपकी कॉपी में आ ही नहीं सकती ना, जानते हो? 1 मीटर जानते हो कितना होता है? इतना तो जानते हो ना, हाँ नर्मदा इतना हाथ फैला लिया ना, इतना होता है, सब लोग जानते ना। तो आप जानते हो कि हमारी कॉपी बहुत छोटी 5 मीटर की है ना। अच्छा आप बताओ आपकी कॉपी की लंबाई कितनी होगी अंदाज से? अंदाज से बताओ, अंदाज से आधा मीटर ज्यादा है, आधा मीटर, हाँ 30-35 सेंटीमीटर हो गया, आधे से भी कमी होगी है ना, हाँ इतना 25-30 सेंटीमीटर होगी मेरे ख्याल से, जो भी अप्रॉक्स। वेल तो अब 5 मीटर का हमको एक क्या करना है बच्चे लोग, 5 मीटर का एक डिस्प्लेसमेंट हमको शो करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, और टुवर्ड्स नॉर्थ, क्या बेटा? टुवर्ड्स नॉर्थ। तो हम क्या करेंगे, हम एक एप्रोप्रिएट स्केल लेंगे, एक स्केल लेंगे। ऐसे कोई मेंसुरेशन क्वेश्चन किए हैं कभी? नहीं। अच्छा चलो ठीक है, तो मैंने एक स्केल लिया, और वो स्केल कैसे लिया हमने, ये हमने एज्यूम कर दिया। मान लीजिए कि हमने स्केल लिया, ये एज्यूम कर लिया कि 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये स्केल है, समझेगी? तो 5 मीटर इक्वल टू कितना हो गया? 5 मीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बोलोगा कि तो 5 सेंटीमीटर की लाइन हमको खींच सकते हैं, हम आगे खींच सकते हैं ना। एक बात और, ये कोई जरूरी नहीं कि मैंने आपको कहा कि भैया स्केल 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है तो तुम हमेशा यही स्केल लोगे। अरे नहीं, अगर मान लीजिए मैं ये कहता कि 50 मीटर की लाइन खींचो आप ना, क्या कहता मतलब है, मान लीजिए कहा जाता है कि 50 मीटर, एक हमको 50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट शो करना है कॉपी में, जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ है। तो फिर उसके हिसाब से तो 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, तो 5 मीटर इक्वल टू 50 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 मीटर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा बेटा? अरे तो 50 सेंटीमीटर भी आपकी कॉपी में बहुत ज्यादा है ना। हाँ तो हम कुछ और स्केल लेंगे ना,
बात समझ में आ रही है? तो आप कौन से स्केल लोगे, कितने मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, वो हम पहले से नहीं बता सकते ना। हम तो ऐसा कोई स्केल लेंगे कि जो नॉर्मल साइज के हम डायग्राम बनाते हैं वैसा डायग्राम बन जाए ना। ये 5 किलोमीटर भी हो सकता था, 50 किलो कुछ भी हो सकता है, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर कुछ भी दे सकते हैं। तो जैसा आपको देखना होगा उसके अकॉर्डिंग अपने कॉमन सेंस से, हमारी जितनी समझ है उसके हिसाब से हम एक स्केल लेंगे, और ऐसा स्केल लेंगे कि जिस साइज का नॉर्मल साइज का हम डायग्राम बनाते हैं ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, ना ऐसा स्केल लेंगे कि कॉपी के बाहर जा रहा है डायग्राम, और ऐसा भी स्केल लेंगे कि माइक्रोस्कोप से देखना पड़े ना, एक नॉर्मल साइज का डायग्राम बन जाए वो बहुत आसानी से बन जाए। तो हम एक स्केल लेते हैं, जैसे कि हमने 5 मीटर का हमारा 5 मीटर का आपको डिस्प्लेसमेंट शो करना है, तो हमने स्केल ली 5 सेंटीमीटर। फिर हम क्या करेंगे भैया, वन का डायरेक्शन ऐसी, ये नॉर्थ है, ये साउथ है ना, और ये ईस्ट है ना, तो हम क्या करेंगे एक लाइन खींचेंगे 5 सेंटीमीटर हमारे इस लिए, और ये हो गया भैया ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 मीटर है नहीं, 5 मीटर कॉपी में तो 5 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि हम 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर के इक्वल ले रहे हैं ना स्केल, समझ गए ना। तो हम क्या करते हैं, किसी वेक्टर को ड्रॉ करना होता है, कोई भी वेक्टर को ड्रॉ करना होता है, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमने लिया एक एप्रोप्रिएट स्केल लेते हैं, फिर एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, जो भी डायरेक्शन। अब देखो अभी जैसे टुवर्ड्स ईस्ट होगा, मान लीजिए बेटे लोग आपको कहा जाता ड्रॉ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, क्या करते हैं बेटा, टुवर्ड्स ईस्ट बोलते हैं बेटा, नॉर्थ एरिया होता है ना टुवर्ड्स ईस्ट, तो आप लाइन ऐसे खींचते ना, अरे खींचते ही ईस्ट ऐसे नहीं, और फिर ऐसे एरो होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको क्या सीखना है, ध्यान सुनेगा। हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन खींचते हैं, लाइन सेगमेंट, ठीक है, जो हमने स्केल लिया उसके हिसाब से लाइन सेगमेंट, और उसके टॉप पर ना एक एरो लगा, इसको बोलते हैं एरो हेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, एरो हेड, HEAD। A vector is represented by a line segment with an arrowhead, और लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बताती है, और एरो उसकी डायरेक्शन बताती है। वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो जो वेक्टर सेगमेंट, जो हमारे पास जो लाइन सेगमेंट होगा उसकी लेंथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताती है, और एरो डायरेक्शन बताती है, ठीक है। तो अभी थोड़ा बहुत नया है, शुरू में आपको लगेगा, पर धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो प्लीज आप लिखिए हेडिंग डालना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, तो हम लिखेंगे, देखिए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर, vector is represented by a line segment, with an arrow head, HEAD. The vector is represented by a line segment with an arrowhead, right? उसके बाद देखना the length of line segment, length of the line segment gives the magnitude, and the arrow gives the direction of the vector.
डायरेक्शन ऑफ ठीक है ये आपके नाम और हम लोग चाहे तो थोड़ा सा और बता सकते हैं इसको बना लीजिए इसको हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि हमने ऐसे बना दिया इसको ऐसे चाहो तो ऐसे बना लीजिए ये ऐसे ये लाइन खींची ठीक है और यहाँ पे इसको ना टेल बोलते हैं ये लाइन सेगमेंट हो गया ठीक है और इसको अपन कुछ भी लिख सकते हैं जैसे अपन ने लिख दिया पी क्यू लिख दिया जो पी पॉइंट है ना एकदम के नाम इसको टेल बोलते हैं टेल ठीक है और ये पॉइंट है ना टॉप वाला उसको हेड बोलते हैं क्या बोलते हैं हेड ऑफ द वेक्टर राइट और इसको इस तरह से लिखते हैं जैसे पी क्यू है ना इसको इस तरह से लिखा जाता है पी क्यू ठीक है और ऐसे कर थोड़ा सा नया है बस सीख जाएगा तब पढ़ाते रहेंगे तो बन जाएगा सर तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक नहीं ना ठीक है ये एरो लगा एक चीज और बता इधर देखो अब जैसे मान लो मैंने ऐसी लाइन खींचा है बेटा और ये मान लो पी क्यू तो हम लिखते हैं वेक्टर पी है ना चलते जाना फिर मान लीजिए कहीं पे आ गया भैया ये ऐसा है हमारे पास ये वेक्टर एक्स वाई ये वाई पॉइंट तो ऐसे नहीं पर एक्स वाई का अच्छा देखो जब आप पी क्यू लिख रहे हो तो हम समझ गए कि रीजन पी से क्यू की तरफ है ना पी टू क्यू इसकी तरफ है ना अगर क्यू से पी होती तो ऐसे लिखते हैं क्या लिखते हैं ऐसे अगर ऐसे लिखा हो तो क्या समझोगे आप जो भी वेक्टर नाम उसकी रीजन क्यू से पी क्यू है ना लेकिन यहाँ डायरेक्शन तो पी से क्यू की तरफ है ना तो ये गलत है ये ऐसा ना दूसरी चीज क्या सीखती है देखो ध्यान से अब जैसे मान लो ये है हमारे पास एक्स वाई देखा बच्चे लोग तो अब ऐसा नहीं इसके ऊपर एरो ऐसे लगाएंगे अगर तो दिक्कत हो जाएगी भैया तो कहीं पे ऐसे डायरेक्शन होगा तो फिर अपन ने ये पी क्यू होगा तो आप ऐसे करोगे पी क्यू पर ऐसे बनाओगे बहुत दिक्कत होगी कभी इधर होगी कभी इधर होगी तो यही देखना पड़ेगा ना तो ये सिर्फ एक संकेत है एक सिंबल है एक तरीका है कि ऊपर एरो लगा दिया तो हम समझ गए कि हाँ भैया जो क्वांटिटी हम ले रहे हैं वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन पी से क्यू की तरफ है तो उसका तरीका अपने ऐसे बना लिया ये वेक्टर से बनाया हमने लाइन जी ये जो लाइन से खींचा हमने वो स्केल के हिसाब से खींचा वो कितना स्केल लिया वो गिवन क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा तो ये इसका इनिशियल पॉइंट कराता है टेल फाइनल पॉइंट कराता है ठीक है और उसको लिखते हैं पी ठीक है कभी कभी क्या होता है इसको सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है और कभी कभी दो लेटर से तो जब आप किसी वेक्टर को दो लेटर रिप्रेजेंट करते हैं तो उस दो लेटर में पहला पॉइंट इनिशियल होता है और दूसरा पॉइंट फाइनल होता है उसकी रीजन बी से क्यू की तरफ है और जब आप उसको सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका मतलब था कि भैया जो हमने वेक्टर लिया है उस वेक्टर की वैल्यू उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है हमने नाम भी देखा ए की इक्वल आया ए केवल 4 5 6 10 10 5 4 6 कुछ हो सकते हैं और एरो में बता रहा है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है सो आप समझ गए ना अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू लेटर्स और बाय सिंगल लेटर दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है बनेगा सबसे चलिए बना लीजिए हाँ बोलिए ये क्यू फाइनल पॉइंट कैसे हो सकता है जब अपन ने लाइन सेगमेंट ले क्योंकि लाइन सेगमेंट का कोई एंड नहीं होता लाइन का नहीं होता एंड लाइन सेगमेंट जब सेगमेंट होगी ना सेगमेंट वर्ड तो वो एक पार्ट है उसका सिर्फ लाइन बोलोगे तो उसका कोई अंत नहीं ओके आगे बढ़े तो हम लोग अभी बड़ी बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं ना और वो ये है कि देखो ध्यान से लोग लिखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर सिंपल आ जाता है तो अभी तक बच्चे लोग हमने क्या पढ़ी है बड़ी सिंपल सी चीज पढ़ी है हमने कि दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती है एक वो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है या जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की वैल्यू जरूरत पड़ती है जिसको लोग स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं और कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है कि जिनको कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत भी पड़ती है उनको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं उनके बारे में लोग पढ़ना राइट तो हम एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी बता दिया ठीक है अब वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको बोलते हैं मॉडुलस बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा मॉडुलस सुना है कभी वर्ड मॉडुलस यूज किया है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर राइट मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर तो ये कोई नई चीज नहीं है ये सिर्फ ये मैग्नीट्यूड है मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को मॉडुलस बोलते हैं हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड
of a vector is called its modulus. Magnitude of a vector is called its modulus, right? Magnitude का मॉडल इसी बात है, ध्यान रखना। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना, देखिए ध्यान से बच्चों, जैसे आपने लिख दिया वेक्टर पी क्यू, ठीक है, तो ये वेक्टर पी क्यू का कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हो गया। हम कहेंगे हमारे पास एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड पी क्यू है, हमारे पास एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड पी क्यू है, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन पी से क्यू की तरफ। या अगर आप एक सिंगल लेटर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये ऐसे लिखिए वेक्टर ए। जब आपने वेक्टर ए लिखा ना तो ये वेक्टर ए का कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसकी वैल्यू, जिसका मैग्नीट्यूड ए है, कैपिटल ए की वैल्यू 5, 4, 10, 20 कुछ भी हो सकती है, और एरो ये बता रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, एरो की डायरेक्शन बता रहा है। तो ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन किसका वेक्टर है। पर कभी कभी क्या होता है कि हमको वेक्टर क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। हम जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, डेफिनेशन तो यही है। वेक्टर किसको कहते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है ना, जिसको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। पर कभी कभी हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है, हम जानते हैं कि इसमें वेक्टर है और डायरेक्शन है, पर हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, समझे। तो हम बोलेंगे भैया क्या करें, तो भैया हमने उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। देखो अगर ऐसा लिखेंगे तो ये वेक्टर का कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है, और अगर आप ऐसा लिखोगे ऐसा ऐसा, तो हम बोलेंगे भैया हम वेक्टर का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डायरेक्शन नहीं ले रहे। क्या फर्क है दोनों में, ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन और ये क्या बेटा सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है। फिर बाद में कई लोगों ने बोला कि भैया जब ऐसे लिखते हैं, शायद मैं अंदाज से बता रहा हूँ कि इसमें बहुत टाइम लगता है ना, लगता है कि बहुत सारा लगता है बार बार। अगर एक बार करना हो तो अलग बात है, 100 बार करना है, हजारों बार करना है। वेक्टर प्योर मैथमेटिक्स है भैया, वेक्टर अलजेब्रा कई बार लिखना पड़ेगा, इतना लिखना पड़ेगा कि टीचर लोग जल्दी जल्दी में एरो को ये यही भी नहीं बना, नॉलेज लिख वेक्टर ऐसे इतना इनका एरो बनाने में तो टाइम लग जाता है ना। तो खूब बार बनाना, बार बार लिखते जाना ना। जैसे हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, बड़ा सा कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कितनी मतलब ऐसे लिखते वेक्टर भी ऐसे लिखते, उसको एरो तुम समझो कि एरो लगा हुआ है, समझ गए। तो मैं बताता कि जैसे इसको लिखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा ना, एक बार लिखना तो कोई बात नहीं, हजारों बार लिखना है। तो किसी ने बोला देखो भैया ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी का कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें लेटर ए क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड, और एरो क्या बता रहा है, डायरेक्शन, ठीक है। तो हमको डायरेक्शन अगर नहीं चाहिए तो हम डायरेक्शन ना लिखें, इससे देता है। तो ये भी हो गया मैग्नीट्यूड, समझिए। आगे सुनो ध्यान से जो आपको नहीं मालूम है। अब आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे या कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक देखोगे ना, तो उसमें एरो कभी कभी नहीं भी दिखते, आपको लगेगा अरे इसमें तो एरो दिख ही नहीं रहा वेक्टर में। तो बोल्ड लेटर्स जानते हो बच्चे, बोल्ड लेटर्स ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे वेक्टर को शो करते हैं तो उसको बोल्ड बनाते हैं, बोल्ड से, मतलब जहाँ पे बोल्ड लिखा होगा ना तो ये एरो लगा होगा, और जब सिर्फ मैग्नीट्यूड तो ऐसा होगा। अगर ऐसा लिखा होगा तो क्या होगा, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, और अब बोल्ड लिखा होगा तो हम पूरा मतलब एरोस में आते हैं, बोल्ड कर दिया मतलब एरो ले लिया। पर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे ना, बोल्ड ऐसे थोड़ा हमको अजीब लगेगा ना, कॉपी बार बार ऐसे करना को ज्यादा हमारे लिए मुश्किल, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है। वेल, तो किसी भी वेक्टर में दो क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, और सिर्फ मैग्नीट्यूड हम लोग लें उसको बोलते हैं लोग मॉडुलस, ठीक है। और हम लोग ऐसे लिखते हैं मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, ये होता है ऐसा, ऐसे लिखिए, ठीक है। और हम लोग ऐसे लिखिए मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, इसको सिर्फ हम ऐसे लिखें, जस्ट ठीक है। बन रहा है बच्चे लोग, बड़ी सिंपल से प्रोसीजर बनता है, जा रहा हूँ तो क्या आपके ऊपर रहती क्लास आगे बढ़े। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं
पढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ। तो वैसे तो ढेरों टाइप्स होते हैं और हम लोग सिंपल सी चीज टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम वेक्टर्स पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नाम से नंबर वन है पैरेलल वेक्टर्स। क्या बेटा? पैरेलल वेक्टर्स नाम से क्लियर ना, तो हम लोग शॉर्ट तरीके से लिखते हैं पैरेलल वेक्टर्स आर सेम इन डायरेक्शन। सेम इन डायरेक्शन, ऐसे कोई भी दो वेक्टर्स, दो से ज्यादा वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम, उनको कहते हैं पैरेलल। पैरेलल वेक्टर्स की जगह पैरेलल वेक्टर्स आर सेम इन डायरेक्शन। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, एक और वेक्टर इसकी डायरेक्शन भले उसकी लेंथ सेम ना हो, भले उसका मैग्नीट्यूड सेम ना हो, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर ऐसे देख रहा है सेम डायरेक्शन है। हाँ, तो आप सकते हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऐसे लिख सकते हैं। इस डायग्राम बना लेना और इसका एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। वेक्टर ए डायग्राम बना दीजिए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल लिख लो और पैरेलल वेक्टर्स। अब दूसरा वेक्टर्स जो होता है उसको कहते हैं हम लोग इक्वल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर्स। और ये थोड़ा थोड़ा आप लोग को पढ़ना चाहिए, इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर्स में सिर्फ डायरेक्शन देखी जाती है। ऐसे कोई भी दो वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन में हैं उनको पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। और इक्वल वेक्टर्स की खासियत होती है कि उनके मैग्नीट्यूड भी सेम होते हैं, डायरेक्शन तो भी सेम होती है, डायरेक्शन के साथ साथ उनकी लेंथ यानी कि उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। समझे कि नहीं भैया? बनाना नहीं, अभी सिर्फ देखो। मान लीजिए हमारे पास ऐसे दो वेक्टर्स, तो पिछले डायग्राम में क्या फर्क है बेटा? पिछले डायग्राम हमने ऐसे बनाया था कि लेंथ डिफरेंट थी कि नीचे बताओ। जब लेंथ डिफरेंट बनाई जा रही है तो इसका मतलब कि उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है ना बेटा, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे लेंथ भी इक्वल है और लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नीट्यूड। तो पैरेलल वेक्टर्स और इक्वल वेक्टर में डिफरेंस क्या है? पैरेलल वेक्टर ऐसे कोई भी दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन सेम है उनको पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। और इक्वल वेक्टर्स की क्या जरूरी है? लेंथ भी, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए ना। समझ गए? तो इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन ये ऐसी है। इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं इक्वल वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आर equal in magnitude and equal in magnitude and same in direction and same in direction, equal in magnitude and same in direction. Equal vectors are equal in magnitude and same in direction. ठीक है? बना सकता हूँ यहाँ पे डायग्राम बना लिया बेटा ऐसा, और उसके बाद लिख सकते हो यहाँ पे वेक्टर ए, ठीक है? अंदाज से इक्वलेंट रखिए। बन रहा है बच्चों? तो अच्छा एक सेंटेंस बोलूं मैं, इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल वेक्टर्स बट पैरेलल वेक्टर्स मे और मे नॉट इक्वल। क्योंकि अगर कोई दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स हैं तो डायरेक्शन तो सेम होगी, है ना? क्योंकि डेफिनेशन है इक्वल इन सेम डायरेक्शन। पर जो पैरेलल वेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शन तो सेम है और मैग्नीट्यूड मालूम ही सेम है ना। समझे कि ना? आए समझ गए? तो इसके बाद हम करेंगे अपोजिट वेक्टर्स। नेक्स्ट अपोजिट वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर्स नाम से क्लियर है? ठीक है, अपोजिट वेक्टर्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन, और अपोजिट इन डायरेक्शन, और अपोजिट इन डायरेक्शन, है ना? और ये कोई जरूरी नहीं है बेटे लोग कि हम लोग हर बार हॉरिजॉन्टल वेक्टर्स ही बनाए ना। वेक्टर तो हमेशा हॉरिजॉन्टल ही होते हैं, हम कोई और भी डायरेक्शन ले सकते हैं। तो इस बात अपने ऐसे ले लीजिए, ठीक है? तो अपोजिट वेक्टर्स भी ऐसे हैं।
और दूसरा वेक्टर ऐसा है। ये मान लीजिए वेक्टर ए है, सी लिख सकते हैं, चलो तो ये हो गया आपका मान लीजिए वेक्टर बी। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर्स को देख रहे हैं कैसे डायरेक्शन जैसा अपोजिट है कि नहीं है? डायरेक्शन अपोजिट है ना, लेंथ इक्वल, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है क्योंकि लेंथ डिफरेंट है ना। ठीक है, आसान है ना, अपोजिट इन डायरेक्शन तो अपोजिट वेक्टर। ठीक, और फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपके बाद देखना आप लिख सकते हो नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर ये हमारे नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन है नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर is equal in magnitude, is equal in magnitude, but opposite in direction, opposite in direction of the given vector opposite given, right? और हम लोग जब इसको बनाए तो कैसा होना चाहिए आप खुद ही सोचो कैसे होना चाहिए। इसका डायग्राम के नीचे बनाना आपको डायग्राम वो ऐसा होगा, ऐसा दो वेक्टर मिलेंगे बिल्कुल इक्वल इन मैग्नीट्यूड ना बेटा। देखो ना नेगेटिव वेक्टर पे गिवन वेक्टर, मान लीजिए गिवन वेक्टर ये है, ये वेक्टर ये गिवन वेक्टर, तो उसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? इक्वल इन मैग्नीट्यूड ना बेटा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ना। तो इक्वल बना दिया है अपन ने। अपोजिट इन डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या करेंगे हम? ये अपोजिट हो गया आपका वेक्टर बी। ठीक है, तो हम लिखेंगे भैया इधर देखिए लिख लो भैया वेक्टर ए इक्वल टू कितना है? वेक्टर माइनस बी। ठीक है, और आप चाहो देख सकते हो वेक्टर बी जो है इक्वल टू वेक्टर माइनस ए का नेगेटिव वेक्टर है बी और बी का नेगेटिव वेक्टर है ए। ए इक्वल टू माइनस बी, वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर बी और वेक्टर बी इक्वल टू माइनस। ठीक है, बनेगा बेटे लोग? अपोजिट वेक्टर का ये पक्का रहता है कि हम कभी लेंथ सेम नहीं सकते। लेंथ एकदम अपोजिट वेक्टर्स का, हाँ अपोजिट डायरेक्शन नहीं, लेंथ तो इक्वल हो भी सकती है और हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और नेगेटिव वेक्टर मतलब एग्जैक्ट इक्वल टू। तो क्या डिफरेंस है इक्वल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर में? इक्वल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर में क्या डिफरेंस है? इक्वल वेक्टर्स में इक्वल मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन ना, और नेगेटिव वेक्टर में इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन ना। अरे आया समझ में? क्या बता, तो ये हमने बेसिक टाइप्स के पढ़ लिए वेक्टर्स के और हमारा काम इसी से चल सकता है। हालांकि हम लोग को पोजीशन वेक्टर भी पढ़ना है बाद में, पॉइंट वेक्टर के बाद में पढ़ना है, वो अपन बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। इक्वल वेक्टर्स की एक चीज और बताते हैं, खासियत वो ये है कि जैसे कोई दो इक्वल वेक्टर्स, मान ये वेक्टर है ना, ये मान लीजिए वेक्टर ए, ठीक है, ये वेक्टर ए फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो हम लोग ना इसके इक्वल कहीं भी एक और वेक्टर बनाओगे, कहीं पे भी बनाओगे, जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ रखो और जो इसकी डायरेक्शन है वो डायरेक्शन फिर से वेक्टर की समझ लीजिए। इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड सेम इन डायरेक्शन ना। तो ये अगर वेक्टर ए है तो आप दुनिया की किसी भी दूसरी दीवार पे जाके, दुनिया के किसी बोर्ड पे जाके एक ऐसा वेक्टर बनाएं जिसकी लेंथ इतनी ही हो जितनी ये है, उसकी डायरेक्शन वही, तो फिर से वेक्टर ए समझ गए ना। यानी इसको उठा के कहीं पे दूसरे छाप दो ना, दुनिया की किसी भी दीवार पे छाप दो। बस क्या ध्यान रखना पड़ेगा आपको, लेंथ ना तो लेंथ चेंज हो, डायरेक्शन फिर से वेक्टर ए है। समझ गए कि नहीं? ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर है, तो लेंथ ना तो ये बराबर है, डायरेक्शन देखो तो बराबर है, समझे? तो हम लोग उसको शिफ्ट कर सकते हैं, एक जगह से उठा के दूसरे पे भी रख सकते हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है काम हो गया, समझ गए? हमको वेक्टर्स के और भी टाइप्स पढ़ने हैं और वो हम लोग धीरे धीरे रिव्यू करेंगे ना, आसान या समझेंगे, हम बढ़ाना नहीं है, हम लोग को आसानी से पढ़ना है। अब आप देखिए एक चीज पढ़ना है आपको, ध्यान से देखना, आपको सिर्फ देखना बताना है। हम बोलते हैं इसको सेम ऑर्डर बोलते हैं, डायरेक्शन भी कहाँ पर क्या बोलते हैं? सेम ऑर्डर, ठीक है।
साइक्लिक ऑर्डर्स देख सुना है कभी वर्ड? चलो नहीं सुना तो बताइए। ट्रायंगल देखो ध्यान से, इसको देखिए ध्यान से, ठीक है? ये एरो देखिए, वैसे तो ये एरो यहाँ लगाना चाहिए, चलो लगा दिए। कुछ मैंने नाम लिख दिया, पी क्यू आर, आर नहीं एस बताते, आर क्यों लिखा। एरो देखिए, एरो की डायरेक्शन देखिए ध्यान से, इधर देखिए सब लोग ध्यान से। पी क्यू, क्यू एस and SP all are in same order. एरो देख रहे हैं, एरो की डायरेक्शंस। PQ, QS and SP all are in same direction, ठीक है? और मैं दूसरा डायग्राम बनाया ऐसा, ठीक है? ये ऐसे बना, ये ऐसे बना, और उसको ऐसे बना, ये फिर से बना दिया। P, ये P है ना, P है, ये Q है, और ये S, ठीक है? तो आप देखो यहाँ पे इस डायग्राम को चेक करो, QS एंड SP सेम डायरेक्शंस में, जबकि QP अपोजिट ऑर्डर। तो भैया मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एरो तो बीच में लगा दो फिलहाल, जब तक थोड़ा समझ में आए। बताइए समझ में आया कि देखो सेम ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर। देखो ध्यान से, इसमें देखो चेक करो, इसमें दो एरो सेम डायरेक्शन नहीं करना चाहिए, ठीक ना? QS विद SP, QS एंड SP सेम ऑर्डर, जबकि QP अपोजिट ऑर्डर। इस डायग्राम में क्या बोलेंगे हम लोग? PQ, वैसे वेक्टर PQ लिखते हैं, PQ, QS and SP all are in same order, डायरेक्शन नहीं बेटा, ऑर्डर। और इस डायग्राम में बोलेंगे QS and SP are in same order, but QP is in opposite order, ठीक है? तो अगर मैं कोई नया डायग्राम बनाऊं, इसको बना लो तो फिर मैं आपको दूसरा डायग्राम बना, आप चाहो तो हेडिंग लिख सकते हो सेम एंड अपोजिट ऑर्डर, समझ गए? ये जो सेम ऑर्डर लेकर ना इसको आप चाहो तो इसको बदल के लिख सकते हो सेम एंड अपोजिट ऑर्डर, सेम एंड अपोजिट ऑर्डर। डायरेक्शन ही बच्ची समझ गए ना? हाँ डायरेक्शन ही ऑर्डर, ठीक है? तो अगर मान लीजिए आपको कोई डायग्राम दिया जाए तो क्या आप लोग उसमें पहचान जाएंगे कि दोनों साइड्स पे, तीन साइड पे, कभी कभी हो सकता है कि ऑल थ्री साइड्स आर सेम ऑर्डर, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दो साइड सेम ऑर्डर में एक अपोजिट ऑर्डर, समझे? सारे अपोजिट कैसे हो सकते? सारे सेम हो सकते हैं, भाई आपको तीन ऑब्जेक्ट्स अच्छा बना नहीं सकते, देखिए जाए तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी डायग्राम डालो भाई है और आपको पहचानना है, इसमें क्या करना है? आपको पहचानना है इसमें। ये ऐसे बना दिया, ये देखो बीच में लगा दो, बीच में लगा दो, हाँ कैसे? अब जरूरी नहीं कि उसका शेप ऐसा हो, कोई भी शेप हो सकता है, समझे? ये आप ये P, ये Q और ये S, ठीक है? ऐसे बताइए। तो अब देखिए, आप बताइए कौन से सोर्स से ऑर्डर? सेम ऑर्डर, सारे सेम ऑर्डर, पक्का? हाँ देखो ध्यान से, PQ, QS, SP ऑल आर इन सेम ऑर्डर, नोट करते जाइए। आप इसको ऐसे कर दीजिए, ये बस। तो बताइए क्या होगा, मैं बताऊं? PQ, PS and SP are ध्यान से देखिए, ध्यान से, QS and SP, QS and SP सेम ऑर्डर में, जबकि QP अपोजिट ऑर्डर, ठीक है? अब देखो, अब चेक करो सब लोग, तो बताइए QP और QP and PS सेम ऑर्डर में, जबकि QS अपोजिट ऑर्डर। चेक करो, QP and PS सेम ऑर्डर में, देखो ध्यान से, है R इन सेम ऑर्डर। आपको चेक करना है R इन इस डायग्राम, R इन सेम डायग्राम लिख रहा नहीं है, सिर्फ देखो सेम ऑर्डर, ठीक है?
और उसके बाद देखिए हम लोग जो आपका QP एंड QS का यस, और QS क्या बेटा, QS इज इन अपोजिट, सही है, अपोजिट ऑफ बनेगा। चलो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो और करें, एक आध बार आप लोग पहचान के बताओ, तभी तो देख पता चलेगा कि हाँ तुमको बन रहा है करके। अब बताओ सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, पक्का ना, इस तरह से आप लोगों को पहचान, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, हमको ये बताना है कि हम जब भी किसी दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक रूल है। जैसे आपने तो पढ़ लिया बी एस की 5 प्लस बताया ना कि 3 + 4 कितना होता है, 4 + 3 हमारे हमेशा 7 होता है, और वेक्टर्स में 3 + 4 हमेशा 7 नहीं होगा, वो डिफरेंस हो सकता है। तो आपको वेक्टर्स को ऐड करने की मेथड बताया जाएगा। हमारे पास दो रूल हैं वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का, एक को कहते हैं हम लोग ट्राइंगल लॉ और दूसरे को कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो हम लोग बताते हैं कि ये कोई भी दो वेक्टर्स दिया हमारे पास, आप लिखिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स, राइट, एडिशन ऑफ वेक्टर बन रहा है बच्चे लोग से कि नहीं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन, ठीक है। जब आपको उसमें थोड़ी समझ में आएगा तो बहुत इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो मान लीजिए कि कोई भी दो वेक्टर्स दिए गए हैं, जैसे इनको वेक्टर्स को लेंगे, वेक्टर ए, ठीक है, ये हमारे वेक्टर ए दिए हुए हैं और हमको इसमें एक वेक्टर बी जोड़ना है, ऐड करना है, इनको ऐड करना है, ये गिवन वेक्टर सिर्फ देखिए ध्यान से, ठीक है। तो हम इसको कैसे जोड़ते हैं, एडिशन वेक्टर्स में हम लोग पढ़ना चाहते हैं ट्राइंगल लॉ। एडिशन वेक्टर्स के हमारे पास दो मेथड है, दो तरीके हैं, एक को बोलते हैं हम ट्राइंगल लॉ और एक को कहते हैं हम लोग पैरेललोग्राम। आप देखोगे कि दोनों के रिजल्ट्स एक ही आते हैं, दोनों के रिजल्ट्स एक ही आते हैं, लेकिन अगर आपसे स्कूल में ट्राइंगल लॉ पूछेगा तो आपको ट्राइंगल लिखना पड़ेगा और पैरेललोग्राम लॉ पूछेगा तो पैरेललोग्राम। उसके स्टेटमेंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक छोटा सा फर्क है, वो तो बाद में डिस्कस करेंगे। तो एडिशन वेक्टर्स में मान लीजिए आपने एडिशन वेक्टर लिखा हेडिंग और उसके बाद कुछ अभी मत देखिए, ठीक है। एडिशन वेक्टर्स के बाद आप देखना उसमें उसी के नीचे लिखना ट्राइंगल लॉ, क्या लिखोगे बेटा, ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ। तो मान लीजिए कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए और बी, दो गिवन वेक्टर्स और हमको इनको जोड़ना है। ये क्या बेटा, ये गिवन वेक्टर्स, ए और बी क्या बेटा, ये है गिवन वेक्टर्स, ठीक है। तो हम कैसे जोड़ेंगे इसको, अब यहाँ जगह नहीं है तो हम यहीं पे जोड़ लेते हैं, चलो कोशिश करते हैं, राइट, लिख ले सकते हैं, हाँ, तो देखो हम इसको निकाल देते हैं। ये हमारे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए, और इस वेक्टर में हमको क्या करना है, वेक्टर बी ऐड करना है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, ये वेक्टर बी है, इसको हमको ऐड करना है। तो हम कैसे जोड़ते हैं, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर करते हैं, मालूम क्या करेंगे, पहले एक वेक्टर ए, फर्स्ट वेक्टर दिया करना, अंदाज से देखो कि लेंथ इक्वल है, अब ज्यादा नहीं लेंगे, बताओ लगेगी तो बता देंगे, कोई कम नहीं ज्यादा लगेगी, अंदाज से ना, ये अंदाज से। तो ये हो गया आपका वेक्टर, बच्चा होता है वेक्टर ए हुआ, अभी तो बताया हम किसी वेक्टर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान कर देना हमको, ना तो उसकी लेंथ कम चेंज हो और ना ही उसकी टाच, ठीक है ना बेटा। ये वेक्टर है, फिर क्या किया, पहले वेक्टर के टॉप पर, पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल रखना, ऐसे उठा के यहाँ रखेंगे, तो ये हो गया हमारा वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर, समझे कि नहीं, ऐसा ध्यान से देखिए, कर सकते हैं सर, ये गिवन वेक्टर है ना, ये गिवन वेक्टर, ये इनको हमने जोड़ा कैसे, इक्विवल वेक्टर, इनको कैसे ऐड किया, पहले वेक्टर एक उठा के एक जगह रखा, फिर दूसरे वेक्टर, ठीक है, फिर इनको जॉइन करके एक ट्राइंगल बनाया, कैसे बनाया कि इसको इस साइड पे यहाँ से जोड़ दिया, ऐसा, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद बना दें कि इसका एरो बना दिया, एक्चुअली एरो यहाँ बना दीजिए इसमें, तो बोले कि ये जो है ना, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये बना सकते हैं, क्या ये वेक्टर ए, सुनते जाओ फिर बताओ, ये दो गिवन वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इधर देखिए वेक्टर सब, ये दो वेक्टर्स है, वेक्टर वेक्टर बी, ठीक है।
तो कोई भी दो वेक्टर्स है उनको ऐड करना है, उनका सम करना है, उनको सम निकालना है। तो हमने क्या किया, उन दोनों वेक्टर्स को ट्रायंगल के दो कॉन्सेक्यूटिव साइड से रिप्रेजेंट किया। अच्छा एक चीज और बताओ मैं, दो साइड ये भी बना लो, कहीं साइड में नोट लिख लो, तो इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। नोट लिख सकते हो, हिंट वाली नोट हो सकते हो, ठीक है। वैसे तो शायद आप लोगों ने शायद चुना भी हो, फिर भी अगर कोई दो साइड्स ना ऐसी है इधर दो तो देखते हैं आपको समझ आ रहा है कि इनको कहते हैं कॉन्सेक्यूटिव साइड्स। क्या बोलते हैं? कॉन्सेक्यूटिव साइड्स, ठीक है भाई, एक के बाद एक लगातार बोलते हैं हिंदी में ना अपन। कॉन्सेक्यूटिव मतलब सक्सेसिव, सुना है कि नहीं? हाँ। और एक साइड ऐसी होती है जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो, ऐसे दो साइड से स्टार्ट, देख रहे हैं इसको? तो इसको बोलेंगे हम लोग एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट। सुना है कभी नाम? एडजेसेंट साइड्स। जैसे बनाना तो बना, एरो देखो ध्यान से बेटा, क्या फर्क है दोनों साइड्स में? यहाँ देखो एक साइड खत्म हो तो दूसरी साइड चालू है, एक साइड में और यहाँ पे दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो इसको एडजेसेंट साइड्स दोनों की टेल पे ही है। हाँ, समझ जाओगे ना? तो कभी अगर दिख जाए कोई साइड्स तो पहचान जाओगे ना कि एडजेसेंट है कि कॉन्सेक्यूटिव साइड्स है। हाँ, एक एरो के बाद दूसरा एरो आएगा तो कॉन्सेक्यूटिव, और एक ही पॉइंट से दो साइड स्टार्ट होगी तो एडजेसेंट साइड्स बनेगा। जिसकी जरूरत पड़ेगी तो ऐसे साइड के बना। फिर हम लोग वापस आए इस पे ट्रायंगल। हाँ, तो ट्रायंगल बना लिया ना? बना नहीं सकते? चलो आगे देखो बिल्कुल। अब अपन लोग आते हैं इस प्रक्रिया, देखो चेक कीजिए कि ये कोई दो गिवन वेक्टर्स है ना, तो अगर कोई भी दो गिवन वेक्टर्स किसी भी एक ट्रायंगल के दो कॉन्सेक्यूटिव साइड से रिप्रेजेंट होते हैं, सेम ऑर्डर देख रहे हो आप लोग? सेम ऑर्डर समझते हो ना आप लोग? ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी ना, ये देखो सेम ऑर्डर समझते हो कि नहीं? समझते हैं। आप में से कितने बच्चों को लगता है कि समझ पाता है कि ये दोनों देखो ध्यान से सेम ऑर्डर है ना, लेकिन ये वाला अपोजिट ऑर्डर है ना? सेम में कैसा होता है ना, ऐसा ना? नहीं, ये अपोजिट ऑर्डर दिख रहा है कि नहीं? पक्का? तो स्टेटमेंट ये है, अगर तुम बोले कि वी आर स्टेट ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, उसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई दो गिवन वेक्टर्स किसी एक ट्रायंगल के दो कॉन्सेक्यूटिव साइड से रिप्रेजेंट होते हैं, सेम ऑर्डर, इसमें बेटा सेम ऑर्डर है, तो उनका सम यानी कि उनका रिजल्टेंट ट्रायंगल के थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा, अपोजिट होगा। अगर कोई इफ एनी टू गिवन वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू consecutive sides of a triangle in same order, then their resultant मतलब sum, their resultant can be represented by the third side of the triangle in opposite order. इसको बोलते हैं ट्राइंगल लॉ, और ये वेक्टर a प्लस बी है, और इसी को हम कहते हैं वेक्टर r। समझ गए? आप ऐसे समझ सकते हो, देख लो पहले, देख लो तो बताओ। मान लीजिए पॉइंट p है और मान लीजिए पॉइंट q है और ये पॉइंट s है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल, आप लोग जिस स्तर पर ये हैं आप लोग ना, अभी तो आपने शुरू किया पढ़ना, जैसे मान लीजिए कि दो फ्रेंड्स हैं और वो P पॉइंट पर खड़े हैं, ठीक है, और एक फ्रेंड ने बोला एक फ्रेंड P से Q तक जाता है, फिर Q से S जाता है, ठीक है, और जो दूसरा फ्रेंड है वो सीधे स्ट्रेट रूट से P से S पर पहुंच जाएगा। दोनों के डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। दो फ्रेंड्स हैं, दोनों इनिशियली P पॉइंट पर खड़े हैं। पहला फ्रेंड क्या करता है, P से Q जाता है, फिर Q से S जाता है, और दूसरा फ्रेंड P से सीधे S जाता है स्ट्रेट, और फिर दोनों S पॉइंट पर पहुंच गए दोनों ना। हम कहेंगे कि दोनों के डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। समझ गए ना? ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि हम कैसे वेक्टर को सॉल्व कर रहे हैं। तो हम बोलते हैं भैया वेक्टर PS इक्वल टू वेक्टर PQ इज वेक्टर PS, इसको कहते हैं हम लोग ट्रायंगल। क्या कहते हैं? ट्रायंगल। लेकिन इसको एक चीज और बतानी थी हम लोग एंगल के बारे में, चलो बता दो थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो इसको ना वेक्टर a प्लस b लिख सकते हैं, और हम जस्ट इसको वेक्टर r में बिल्कुल r, ठीक है, इसको वेक्टर r, ठीक है। चलिए बनाइए फिर स्टेटमेंट बताते हैं। पहले स्टेटमेंट लिखिए क्या? इसको स्टेटमेंट है, पहले हम स्टेटमेंट लिखें। स्टेटमेंट जहाँ लिखा है ऐसे
एक चीज और बताने की स्टेटमेंट से पहले आप लोगों को बता दूं। हाँ सर। देखो ध्यान से ध्यान से जैसे एंगल बिटवीन टू साइड्स ऑफ टू वेक्टर्स जो होता है ना वैसे आपने वो डायग्राम तो बनाएंगे, ये कौन सा वाला कॉन्जुगेट और ये वाला साइड वाला ना, इधर इसी में देखो तो रिकॉर्ड डायग्राम एक्स्ट्रा बनाना, ये थीटा है थीटा, ये एंगल बिटवीन टू साइड्स, और यहाँ पर आपको दो वेक्टर पे एंगल निकालना होगा तो ये एंगल नहीं लेना है, ये गलत है। इनके बीच का एंगल ये है, समझे, ये है ठीक है। ऐसे तो अलग से बताना, ऐसे ऐसे डालना इतना एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, रिकॉर्ड डायग्राम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन तो ये हो गया आपका वेक्टर ए और मान लीजिए वेक्टर बी, ठीक है, और ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर भूलना मत, ये दो वेक्टर ये नहीं है, ये है, ध्यान रखना, बी केयरफुल, मतलब हम इन सब चीज़ों को यूज करें। हालांकि मैं रिवाइज बताऊंगा आपको इस बात की, पर आप लोग धीरे से ध्यान रखना, ओके। चलिए तो अब हम लोग ट्राइंगल लिखते हैं, पहले अपन ट्राइंगल लिखते हैं, इसके बाद आगे तो ट्राइंगल क्या भैया, ट्राइंगल जो है ये बताया था अपने, तो ट्राइंगल का स्टेटमेंट ऐसा है, ट्राइंगल स्टेटमेंट है if two vectors, statement ऐसा, if two vectors can be represented by, if two vectors can be represented by two consecutive sides of a triangle in same order, then their resulting मतलब समझा बेटा, रिजल्टेंट मतलब समझाते ना, then the resultant can be represented by the third side of the triangle in opposite order, ठीक है। सब बच्चों को ध्यान से पढ़ना है, हालांकि देखो बाद में पढ़ाते हैं और हम चाहते हैं इसका देखो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर आपको आगे जाके बहुत फायदा होगा कि नहीं, क्या होगा इन अपोजिट ऑर्डर लिख दिया आपने। फिर ये ट्रायंगल बनाया आप लोगों ने, ये बना चुके हैं अपना, चलो ये बना चुके हैं तो आपको क्या करना है भैया, इसके बाद ऐसे लिखना है कि जो हमारे पास अकॉर्डिंग ट्रायंगल बनाया तो आप लिख सकते हो इसको अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, डायग्राम यहाँ पर बनाया सबने, तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, ठीक है। जो सेम ऑर्डर वाले इसको पहले से जोड़ लेंगे बच्चे, और अपोजिट ऑर्डर वाले को एक करो। सेम ऑर्डर वाले कौन से हैं, ये है वेक्टर PQ, और कौन सा दूसरा वेक्टर QS है ना बेटा, देखो बेटा अरे बोलो ना, जबकि अपोजिट ऑर्डर वाला क्या बेटा वेक्टर PS, ये है ट्रायंगल। आता समझ में कि नहीं, पक्का, हाँ सेम ऑर्डर वालों को एक साथ जोड़ना है, PQ and QS सेम ऑर्डर तो एक साथ, और अपोजिट ऑर्डर वाले को क्या करना है बेटा दूसरी तरफ, और उसके बाद ऐसे लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं हम लोग, और हम लिखेंगे और वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर PQ वेक्टर A प्लस वेक्टर Q, ये हो गया आपका ट्रायंगल, ठीक है।
अब उसके बाद हमको क्या करना है, इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालना। थोड़ा नया लग सकता है आप लोग को, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, पढ़ना पड़ेगा ना। तो आपको ध्यान रखना कि हमने हेडिंग डालेंगे, उसके बाद हेडिंग डालना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद हेडिंग डालेंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। The next heading is magnitude and direction of the resultant vector R। ठीक है, तो मालूम क्या करना पड़ेगा बच्चे लोग, आपको फिर से एक डायग्राम बनाना है, बिल्कुल ऐसा सेम डायग्राम बना लो। ठीक है, अंदाज से बना लो, बस बहुत डिफरेंट नहीं दिखना चाहिए। फिर से बनाना, बनाया आपने, बनाइए तो बताते हैं। ये क्यू पॉइंट है ना, ठीक है, ऐसे बनाना फिर से, फिर आगे क्या कैसे करना वो बताते हैं। पहले बनाइए, बन रहा है बच्चे लोग? हो गया सर, अच्छी से बनाइए, अच्छी से, श्योर गड़बड़ नहीं गिर जाएगा, जल्दी वाला काम नहीं। देखो आगे, देखो अभी और करना है उसमें काम। उसके बाद में क्या करना है हमको ना, इसको बनाना है ऐसे, जैसे एक और डायग्राम देख लो पहले, ये कंस्ट्रक्शन करती है अपन ने, क्योंकि ना हमको ना एक राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, आप लोग कितने बच्चे जानते हो कि जो आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ा ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में से होता है ना। तो आपका जो गिवन ट्रायंगल था वो राइट एंगल नहीं था, तो हमने उसकी जरूरत पड़ने का। मोरोवर जैसे हमको पाइथागोरस यूज करना हो, तो पाइथागोरस में राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल है ना बेटा, तो हमको राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत है, तो हमने बना दिया इसे। ठीक है, ये अलग से कंसेप्ट कर दिया, पी क्यू एस, जिसको अपन लिखते हैं पॉइंट टी लिखते हैं बेटा, ये इसका। ठीक है, ये वेक्टर बी है। ठीक है, और आपको बताया था ये थीटा होगा, अभी तो बताया था, अगर दो साइड्स ऐसे तब ये थीटा होगा ना, और अगर एक साइड के बाद एक साइड ऐसा होगा तो एंगल ये नहीं है, क्योंकि एंगल ये है। आया समझ में लोग? हां, ध्यान रखना है। तो ये थीटा होगा, और इसको हम लिखते हैं अल्फा, क्या लिखते हैं? अल्फा। लिखो फिर बनाओ अल्फा। हो गया। तो आप इसी डायग्राम के नीचे लिख लेना, इस डायग्राम के नीचे लिखना। आप लोग क्या लिखोगे इस डायग्राम के नीचे, वो बताता हूँ। इस डायग्राम के नीचे लिखना थीटा, क्या है थीटा? ये होता है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और थीटा ना नोन रहता है वेक्टर ए। ठीक है, और अल्फा क्या होता है? अल्फा ये होता है एंगल बिटवीन the resultant vector or resultant angle between the resultant vector R and first vector ऐसा। ठीक है, थीटा होगा ना, अगर हम साइड में लिखना है तो हिंट नोन रहता है, चलो रहने दो, थीटा नोन रहता है, थीटा गिवन रहता है, अल्फा मान पता होता है। ठीक है, ओके, देखा आप लोग ने, लिख ले बेटे लोग, आगे बढ़े, आगे बढ़ो, बताओ। चलो अभी आप देखो ध्यान से, और छोटी छोटी चीजें आपको सीखना है और बताना है कि हाँ ये सही है, ये को ध्यान से। जैसे हम कहेंगे वेक्टर पी क्यू इक्वल टू वेक्टर ए है ना, है कि नहीं? बताओ। आप लोगों को नहीं बनेगा तो हम दोबारा पढ़ाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा सा नया जरूर है। और ओनली पी क्यू मतलब क्या होगा? इक्वल टू ए होगा। ठीक है, उसी तरह से वेक्टर क्यू एस इक्वल टू वेक्टर बी है, और ओनली क्यू एस कितना होगा? बी के इक्वल होगा ना, जब वो डायरेक्शंस नहीं ले रहा होगा। ठीक है, क्या बता। तो सबसे पहले ना हमको मालूम है कि ध्यान रखना है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ये जो हमारे पास एस पॉइंट है ना, ध्यान से सुनिएगा। इस ट्रायंगल में अगर आप QS की लेंथ निकाल लो, QS की लेंथ जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट होगा
वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो सम होगा उसकी वैल्यू बताएगा, उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। और अल्फा से हमको इस वेक्टर आर की, रिजल्टेंट वेक्टर आर की डायरेक्शन पता चलेगी। तो हम पीएस की लेंथ निकालना चाहते हैं जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताने वाला है, और हम अल्फा की वैल्यू निकालना चाहते हैं जो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। हमको वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी दिया है, डायरेक्शन भी दिया है, नोन है। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी मालूम है, डायरेक्शन भी मालूम है। हमको रिजल्टेंट यानी कि वेक्टर आर यानी कि वेक्टर पीएस इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है और इसकी डायरेक्शन भी निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये एक्स्ट्रा काम किया। तो हमको ये नहीं मालूम है, हमको ये नहीं मालूम है, नहीं मालूम है मतलब QT की वैल्यू नहीं मालूम है और PS की वैल्यू नहीं मालूम, तो अपन अपने कॉलेज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए अपने स्टार्ट किया, ये डायग्राम बनाया आपने और हमने लिखा ऐसे, देखो ध्यान से, इन ट्राइंगल लिखो, स्टार्ट किया इन ट्राइंगल QST मिला, QST इन ट्राइंगल QST। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखा साइन थीटा। ठीक है बेटा, साइन थीटा को जानते हैं, होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जानते हो ना। एंड cos थीटा इक्वल टू कितना होगा बताओ, cos थीटा इक्वल टू होगा बेस मतलब 2 की ना अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि QS। समझ गए? आ रहा है लोग समझ में? पक्का? क्या आपको ये समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से, वेक्टर QS मतलब वेक्टर बी का मतलब, लेकिन सिर्फ QS का मतलब क्या होगा, वेक्टर QS मतलब वेक्टर बी, लेकिन QS मतलब बी, है ना। तो ये जाएगा आपका देखो ST और लिख दिया और, अब इससे लिख दिया और साइन के लिए लिख दिया, ये ST है, ये इसको B लिख दिया अपन ने। ठीक है, उसी तरह से ये हो गया cos थीटा ना, cos थीटा क्या लिख दिया अपन ने, ये हो गया QT और इसको लिख दिया अपन ने T। चलेगा? आ रहा समझ में? अरे बोलो ना, जहां QS था वहां B लिख दिया, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो अपने से मिलेगा और ST इक्वल टू कितना होगा, ST इक्वल टू होगा B sin थीटा। बोलो अरे बोलो ना, इसकी जरूरत पड़ने वाली भाई है। ST इक्वल टू कितना हो गया, B sin थीटा, B sin बोली ना। और इसको सॉल्व करके क्या QT इक्वल कितना हो जाएगा, B इक्वल हो जाएगा आपका B cos थीटा हो जाएगा। ठीक, अब अपन को मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालना है। आई थिंक मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर R, ये निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर R। ठीक है, तो अपन लिखा ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, ये अपन ने हम लिखा इन ट्राइंगल और राइट एंगल PST मिला आपको, ट्राइंगल मिला, ट्राइंगल PST देखो ना, कहाँ PST ये है ना, नहीं है, राइट एंगल है कि ये चलता है, राइट एंगल ना। पाइथागोरस तो लगाए, पाइथागोरस तो लगाते, तो हमने दिया PS स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, और पेंडुलम कितना है ST और बेस कितना है, बेस पहले लिख देना है PT, चलेगा, PT का स्क्वायर प्लस और पेंडिकुलर है ST का स्क्वायर, क्या बोलते हैं, सही है पक्का? अच्छा मैं बताओ, क्या आपने ये आपको दिखाई दे रहा है कि जो PT है ना, यहाँ पर ब्रैकेट में PT देखा, PT ये PQ प्लस QT है ना, नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं, देखिए और अगला स्टेप हो गया आपका PS स्क्वायर इक्वल टू PQ प्लस QT का स्क्वायर प्लस ST का स्क्वायर, चेक करो, ठीक है। अब देखो PS क्या, तो PS की लिख देंगे R, तो चलो वेक्टर PS इक्वल टू वेक्टर R है बेटा, लेकिन केवल PS कितना होगा, तो ओनली PS कितना होगा, ओनली R है ना, नहीं, यस, तो आपने दिया R स्क्वायर
इक्वल टू, ये क्या हो गया आपका पी क्यू मतलब क्या ए नहीं, उसके बाद क्या है क्यू टी ना बी कॉस थीटा है, चेक करो बी कॉस थीटा है कि नहीं। अरे अभी तो बताया थोड़ी देर पहले। और बताओ एस टी कितना है, एस टी है बी साइन थीटा है ना बेटा, ठीक है ये स्क्वायर नहीं, ठीक है। तो अपन इसको एक्सपेंड किया थोड़ा सा इसको a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म बनाइए, ये है ना ऐसा। तो अपने स्टार्ट के ले लिया आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, प्लस इसको सॉल्व करते हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सही है ठीक है। तो अपन ने इसमें थोड़ा इसको अपन बी स्क्वायर फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो तब ले सकते हैं बेटे लोग। तो ये होगा आपका आर स्क्वायर, पहले लिखा अपन ने ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद सेकंड और फोर्थ टर्म में से बी स्क्वायर को ले लिया अपन ने कॉमन, तो ये बचा आपके ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2ab cos स्क्वायर, कितने बचा जानते हैं 1 होता है, जानते हो सुने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। अच्छा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होगा 1 होगा ना भैया, इसके 1 लिखते हैं तो 1 लिखेंगे तो हो जाएगा और हमको मिलेगा आर स्क्वायर इक्वल टू ये होगा आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आगे भैया इस फॉर्मूले से हम लोग आर का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। कभी-कभी किसी बुक में ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ आर लिखा हो और राइट हैंड में पूरे का स्क्वायर रूट लिखा हो ना, तो फर्क नहीं पड़ता है हमें, समझ गए। बट कभी ये इसको ऐसे लिख सकते हो, इससे और लिख सकते हो और करके ऐसे लिख जाएगा r इक्वल टू ऐसा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। बस थोड़ा सा बचा है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग दोबारा डिस्कस करेंगे इसको जम के, तुम लोग पढ़ के आना है, ठीक है। उसके बाद लिखना डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टिंग वेक्टर का, direction of the resultant vector, direction of the resultant, ठीक। तो उसके लिए हमको अल्फा लेना, क्या लेना बेटा हमको अल्फा निकालना, अल्फा, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या इन ट्रायंगल PST स्टार्ट किया, फिर से देखा सबने ये है लिख चुके ना आपको, चलो अभी लिखते हैं इन ट्रायंगल PST, इन ट्रायंगल PST tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि ST अपॉन बेस यानी कि PT, क्या बोलते हैं। और फिर आप जानते हो ये जो PT है ना, इसको हम PQ प्लस QT लिख सकते हैं, जानते हो। और ST को लिख सकते हैं एज ST, ठीक है। और आप देखिए समझे कितने बच्चे जानते हैं कि ST को B sin थीटा और QT को B cos थीटा लिख सकते हैं ना, हम लोग लिख सकते हैं। और PQ क्या लिख सकते हैं, PQ लिख सकते हैं A, PQ मतलब A, QT मतलब B cos थीटा ना बेटा, चेक करो। और ये कितना हो गया ST मतलब B cos B sin, ठीक है, ऐसा। तो हमारे पास फॉर्मूला है भैया, सो हम लोग लिखते हैं दैट इज हमको मिल गया tan अल्फा इक्वल टू क्या हमारे पास B sin थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B cos थीटा। इस फॉर्मूले से हम लोग अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। हम छोटी सी बात बताते हैं, इसके बाद 1 मिनट लगेगा, आधा मिनट लगेगा।
क्योंकि फिर आपको वो चीज मिलेगी ना, तो फिर आपको लगेगा कि अरे ये तो हमने देखा नहीं, ये सब ने बताया। देखो कहीं पर कैसे लिखा होगा, मान लीजिए कहीं पे लिखा हो tan अल्फा इक्वल टू लिखा हो x, तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स x। अभी तो क्लास तक समझ जाओ, बाद में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देंगे सर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि हम कहीं बुक्स में अगर ऐसा मिल जाए तो घबराना नहीं है, तो उसके लिखते हैं और अल्फा इक्वल टू, ये tan इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। हालांकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, इससे हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पर आपको ये फॉर्मूला मिल सकता है बुक्स में, तो आप घबराना मत उससे, ये क्या लिखा होगा, कुछ नहीं लिखा होगा, b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा, ऐसा समझिए। तो ये ऐसा भी लिखा जा सकता है और ये ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक। तो हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सबको रेगुलर रहना है, ठीक है। गुड, वेरी गुड, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, अभी बिल्कुल शुरू कर नया है, तो एक दो क्लास के बाद आपको आदत रहेगी, तो फिर आपको सब कुछ लगेगा कि हाँ ये नया है, ठीक है।